हेलो, वेलकम बैक। आई एम योर बीके सर फ्रॉम उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस ज़बरदस्त सेशन को, जिसके बारे में मैंने आज से 2 दिन पहले आपको ऐलान किया था कि बिल्कुल जहरीले से प्रश्न आएंगे इस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ का मकसद बिल्कुल आरआरबी, ग्रुप डी और जीडी रखा गया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस पूरे सीरीज़ का आनंद लेंगे, कंटिन्यू कंसंट्रेट होकर वीडियोस को देखेंगे। ये प्रतिदिन आपको मेरी कोशिश होगी कि पर डे 5 to 10 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए। तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे और इस सीरीज का आनंद लेंगे। बिल्कुल ही बेहतरीन सब प्रश्न होंगे। देखिए, एक चीज़ें यहाँ पर समझने वाली बातें हैं कि जहरीले प्रश्नों का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा प्रश्न होगा सीजीएल लेवल का होगा। बिल्कुल ये सारे मीनिंग यहाँ पर नहीं निकलता है। इसका मीनिंग ये होता है, जहरीले प्रश्न का मीनिंग यहाँ ये होगा कि ग्रुप डी के लिए वैसे जहरीले प्रश्न जो लोग छोड़ देते हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो वैसे प्रश्न भी इनमें शामिल होंगे। बल्कि हम लोग बात करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से एकदम स्टार्ट होगी। और जिस भी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसको कंप्लीट वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समय कम कर लेते हुए जल्द से जल्द सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है ए, बी और सी 3 छात्र हैं। ए को बी से 36% अंक कम तथा सी को 16% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। यदि बी को 145 अंक प्राप्त हुआ तो सी कितने अंक प्राप्त हुए होंगे, यानी सी को कितने अंक प्राप्त हुए होंगे। तो क्वेश्चन क्लियर सी है। आपको दिख रहा है कि मैंने रेशियो डेमो जो आपको पढ़ाया था उसमें बहुत सारी बातें मैंने बताया था। और खैर वो डेमो था 4-5 क्लास। डेमो के अलावा अगर बात करेंगे हम लोग तो आगे की क्लास एप्लीकेशंस पे हो रही है, यूट्यूब पर उससे आगे की क्लास नहीं है। तो फिर भी आपने देखा होगा कि जो आपने 2-3 पार्ट वहाँ पर पढ़ रखा था, 4 पार्ट तक 5 पार्ट तक जो हमने डेमो किया, उसमें मैंने आपको बताया था कि रेशियो का मीनिंग क्या होता है। रेशियो को अगर कुछ अमाउंट दिया रहे और कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसकी चर्चा डेमो में नहीं हुई थी। तो आज हम लोग इसमें उस चीज़ को देखेंगे। और जिस भी चैप्टर का प्रश्न आएगा उस चैप्टर का लगभग हम लोग एक पार्ट को कंप्लीट कर जाएंगे उस क्वेश्चन के सहारे से। तो ध्यान देंगे, कह रहे ए बी सी, यहाँ पर 3 लोग हैं, गौर से समझेंगे। ए बी और सी 3 लोग हैं। कह रहे हैं ए को बी से 36% कम अंक प्राप्त होता है। देखिए, एक चीज को स्टूडेंट ध्यान में रखेंगे कि जब भी कहीं पूरे मैथ्स की बात करूं, कहीं भी यदि परसेंटेज की जिक्र किया जाए और आपको नंबर को मानना हो, स्टैटिक से मानते हैं, माना की संख्या बराबर x, y, z कुछ भी मानते हो आप, तो अगर परसेंटेज की बात किया जा रहा हो तो संख्या को आप 100 मानेंगे। ये इसलिए क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू 100 में निकालना बड़ी आसान होता है। और अगर नंबर की बात किया जाए, नॉर्मल में अगर मानना हो आपको, अन्य जगह पर अगर उसके हिस्से की बात किया जाए, 1/2 भाग, 3/5 भाग, ऐसी कुछ बातें किया जाए तो आप उसको 1 मानेंगे। इसलिए क्योंकि 1 का अगर आपको कहा जाएगा 2/3 भाग निकालना है, या फिर आपको बोला जाएगा 1 है उसका 3/4 भाग निकालना है, तो वो निकालना बड़ी आसान होगा। इसलिए क्योंकि 1 का 2/3 भाग 1 ही होता है, 1 का 4/5 भाग 4/5 ही होगा। तो आपको क्या होगा ना, कैलकुलेशन करने में बड़ी आसानी होगी। तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे कि जब परसेंटेज की बात किया जाएगा तो 100 मान लेंगे, और नंबर अगर ऐसे उसके पार्ट की बात किया जाएगा, हिस्से की बात की जाए, तो उसको हम लोग 1 मानेंगे। तो आपको यहाँ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्रतिशत का चर्चा किया गया है। उससे 36% कम मिला, किससे? बी से, तो बी को मान लेंगे 100। इससे इसको 36% कम मीन्स 64 मिला होगा। अच्छा, अब सी की बात करते हैं। तो कहता है सी से 16% अधिक। गौर कीजिएगा, सी से 16% अधिक किसको? ए को। चूंकि ए को बी से 36% कम और सी से 16% ज़्यादा, तो इसको ए को सी से 16% ज़्यादा मीन्स इसको 16% कम हो रहा होगा। तो देखिए 64, अगर हम बात करेंगे 100 है, थोड़ा समझेंगे, 100 है, इसको 10% बढ़ाना है, 100 को 10% बढ़ाना है। तो आप क्या करेंगे कि सर 100 हुआ और फिर 100 का 10% बढ़ाना, यानी 100 का 10% निकालेंगे, कट जाएगा, 10 जुटेगा 110 हो जाएगा। तो आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करनी,
आपको क्या करनी है, जब 100 को 10% बढ़ाना होगा तो देखो 100 को 10% बढ़ाना है, अपने आप में कोई चीज़ 100% होता है, 10% बढ़ाना है मतलब 110 और नीचे हमेशा परसेंटेज है 100 से भाग देंगे। तो अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 110, यानी 100 को 10% बढ़ाएंगे तो क्या होगा 110। अब 110 10% बढ़ाने से हुआ था तो 10% घटा देते हैं, तो देखते हैं कितना होता है। तो 10% घटाएंगे तो क्या करेंगे, बढ़ाने के लिए 110/100 किए, उल्टा करेंगे 100/110। अब ये उल्टा जब गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 100, यानी पुनः 110 को जब 10% कम किए तो क्या आ गया 110 था, उसको जब 10% कम किए तो पुनः क्या आ गया 100 आ गया। मेरा कहने का मीन्स ये है कि आप जल्द से जल्द कितना फास्ट आप परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। हमने देखा अभी 100 पर, समझने वाली बात थी। उसी प्रकार से अगर ये 64 है, बोला C से ये 16% ज़्यादा है, तो कुछ यहाँ पर संख्या होगी, C का मान कुछ होगा जिससे कि ये 16% ज़्यादा है 64। तो 16% अगर कम कर देंगे 64 में तो क्या वो C का वैल्यू नहीं मिल जाएगा। तो क्या करेंगे 64 को 16% कम, अगर 16% बढ़ाना होता तो क्या करते 116/100 करते। हमें घटाना है तो 100 को ऊपर देंगे और नीचे किसको देंगे 116 को देंगे। अब देखिए क्या बोला आगे, प्रश्न में कह रहा है कि यदि B को 145 मिलता, B को कितना मिला है 100, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है 145, यानी 100 बराबर 145, तो 1 बराबर क्या 145/100। अब पूछा किसको C का मान, तो C का मान इतना, 1 बराबर इतना, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा इसमें 10 से गुना, 1 बराबर इतना तो 10 बराबर क्या होगा इसमें 10 से गुना, तो 1 बराबर इतना तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो इतना से इसमें गुना हो जाएगा। तो ये पूरा गुना कर दीजिए, 64 गुना 100/116, ये किसका मान निकल जाएगा C का निकल जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, कट जाएगा 80 इसका वैल्यू आएगा। तो 80 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। अगर गौर किया जाए तो सवाल में कुछ भी नहीं है, बस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना है और सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी इजी होता है, कहीं कोई इशू इसमें आना ही नहीं चाहिए। हम लोग बात करें अगर इस सवाल की, तो इस सवाल में हमने सबसे पहले क्या देखा कि जब वो लोग परसेंटेज में दिया हुआ रहता है, नंबर को सीधा अगर कोई संख्या मानना होगा तो 100 मान लेंगे, अगर उसके हिस्से की चर्चा किया जाए, भाग की चर्चा किया जाए तो संख्या को 1 मानेंगे। इन दोनों बातों को हमने यहाँ पे समझ लिया। उसके बाद प्रश्न में कहा था कि A, B, C 3 छात्र हैं, A को B से 36% ज़्यादा मिल रहा है, तो A को 36% कम मिल रहा है। तो अगर B 100 है, इससे अगर इसको 36% कम है, तो ये 100 तो 36% कम का मीन्स क्या हो गया 64। उसके बाद बोला इससे इसको क्या 16% ज़्यादा, तो इसको यानी 16% C को कम, 16% कम करने के लिए 100/116 कर दिए, तो ये आ गया C का मान। अब क्या है कि बोला गया क्या कि अगर B का मान हो 145, यानी B है हमारे हिसाब से कितना 100 बराबर 145, बोला C को कितना मिला होगा, तो इतना बराबर क्या होगा, तो 145/100 गुना इतना कर देंगे, 80 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की अगर बात किया जाए तो ये भी डिपेंड करता है परसेंटेज पे। परसेंटेज के अकॉर्डिंग में ही इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर सवाल को देखा जाए तो कह रहा है 20 का 10% प्लस 30 का 20% प्लस 40 का 30% प्लस 50 का 40% बराबर 800 का x%, तो x का मान क्या होगा। अगर इनमें से कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी इंग्लिश मीडियम बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, CBSE या ICSE बोर्ड से, उनका पढ़ने का जो माध्यम है वो अंग्रेज़ी है, तो डोंट वरी, आप इन चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। इसलिए कि यहाँ पे जो अपने डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए बांका और अगर बिहार की बात किया जाए तो यहाँ पर अधिकतर लोग हिंदी मीडियम वाले होते हैं, इसलिए मेरी मजबूरी हो जाती है हिंदी में लिखना। अगर आपको इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा मैथ्स में इंग्लिश और हिंदी में मायने नहीं रखता। ये चूँकि कमेंट आया हुआ था ऐसा और ऐसे क्वेरी थे, इसलिए मैं इसको हिंदी में ऑनली लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों लिखने में टाइमिंग ज़्यादा जाएगा और मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके, कम समय को लेते हुए जितना अधिक प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएँ, ताकि हम लोग एग्ज़ाम आते आते, ये जो RRB का टारगेट हम लोगों का है कि लगभग अप्रॉक्स हम लोग 500 प्रश्न को कम से कम सॉल्व कर पाएँ अच्छी तरीके से।
चलिए देखते हैं। तो अब कहा 20 का 10%। देखो परसेंटेज निकालने के लिए कुछ कुछ जगह पर बहुत ही, परसेंटेज वैसे इजी, हर एक जगह इजी है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते, 0 पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो मैथ्स को, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हो, तो भी परसेंटेज का बहुत ऐसा जगह है, बहुत ऐसा फील्ड है परसेंटेज का, जो आप प्रश्न को देखते ही उसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं माइंड में और डायरेक्टली आप उसका आंसर बता सकते हो। कैसे? अगर आपको कोई पूछता है कि 100 का 10% कितना होगा, तो आप कितनी जल्दी जवाब दे देते हो कि 10 होगा, फटाक से आ जाता है दिमाग में। ऐसे ही दिमाग में आएगा अगर कोई पूछ देगा कि 160 है, इसका 10% क्या होगा, तो वहाँ ये मत करना इतना का 10% बटे 100 गुना करे, भाग करे, दे कटाई, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका भी 10% पूछे ना, ध्यान में रखना कि 10% मीन्स वो उसका जो डेसिमल वाला पॉइंट है वो एक पॉइंट पीछे की ओर लेके जाएगा। वो एक पॉइंट पीछे होने का मीन्स होता है 10। कैसे? क्योंकि आप जानते हो कि 9.9 यदि है और पॉइंट को आप बोलते हो अगर हटा रहे हैं तो 10 देते हैं। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को आप क्या किए, उड़ा दिए क्या, ऊपर थोड़ी उड़ता है, इसको आप एक प्लेस आगे लेके जा रहे हो। अगर यहाँ पर लेकर के आ जाओगे, इसको 99 हो जाएगा फिर ये, तो ये यहाँ पर 10 आ गया। यानी कहने का मीन्स कि ये 10 जो है, एक पॉइंट यदि हम इसको पीछे करते हैं तो यही 10% हमारा क्या होता है, वो वैल्यू देता है। तो 10% की बात अगर किया जाए तो कैसे पता करेंगे हम लोग? अगर डायरेक्टली बोला जाए कि 165 है या 160 है, 160 का 10%, तो क्या करेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे 16.0। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू यहाँ पे एलिमेंट नहीं होगा, तो 16 क्या हो जाएगा, 160 का 10% क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसका 10% 16, बोलेगा 5% कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। 20% कितना, 32 हो जाएगा। किसी 30% कितना होगा, तो 48 हो जाएगा। ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि हम लोग 10% का वैल्यू यदि निकाल पा रहे हैं तो 10% के बाद डायरेक्टली हम लोग आगे 20%, 30%, 40%, 5%, 8%, इस तरीके का वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाए। अब आप कहेंगे सर इसका 100% क्या होगा? भाई किसी का 100% तो वो खुद ही होगा ना, जितना है उतना ही हो जाएगा 100%। 160 का 100% क्या, 160 ही होगा। तो उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक पूछा जाता है 10, 20, 30% तक का, ज़्यादा 40% तक का, ज़्यादातर ये कैलकुलेशन वाले भी सवाल में ऐसा आता है। तो इस तरीके का आपके दिमाग में होना चाहिए। मैंने बस इतना आपको भी बताया है कि अगर 10% की बात किया जाए तो एक पॉइंट के बाद आप डेसिमल दे देंगे। चलिए, बोला 20 का 10%। देखो 20 का 10%, तो 10% का मीन्स 20 है तो एक पॉइंट इधर कर देंगे तो 2.0 मीन्स क्या कि 20 का 10% कितना, 2। 20 का 10% कितना हो जाएगा? अब 10% आप निकालोगे, परसेंट का 100 करोगे, कटाओगे तो 2 आएगा ही। लेकिन डायरेक्टली मैंने कहा कि 20 का 10% मीन्स एक अंक के बाद डेसिमल दे दो। डेसिमल के बाद यदि 1, 2 कुछ रहता तो वैल्यू होता, लेकिन यहाँ 0 है तो इसका कोई वैल्यू इसमें, इसकी जगह पे ये ऐड नहीं होगा, तो होगा क्या, सिर्फ 2 हो जाएगा। तो 20 का 10% कितना होता है भाई, 2 होता है। तो 2 प्लस 30 का 20%। देखो 30 का 10% कितना होगा, 3। बोला 20%, तो 3 दूना 6। आगे कहते हैं 40 का 30%, तो 40 का 10% कितना होगा, 4। 30%, 4 तिया 12, ये 12 हो जाएगा। प्लस 50 का 40%, तो 50 का 40%, पहले आप देखो 50 का 10% कितना होगा, 5 होगा। अब बोला वहाँ पे 40, तो 5 चौके 20, यहाँ पे 20 दे देंगे, बराबर 800 का x%। तो देखो 800 का x%, परसेंट से दोनों 0 चला जाएगा तो 8x हो जाएगा सीधी सीधी। अब इसको आप ऐड करो, 6 2 8, 12 8 20, 20 40, यानी इधर आ गया 40, इधर आ गया 8x। तो x का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा, x का मान 8 पंचे 40, यानी x का मान क्या मिल गया, 5। बहुत ही ईजी वे में। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए लग जाओगे, 20 गुना 10 बटे 120 का 10%, तो इसका भाई परसेंटेज में कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं, कुछ कुछ परसेंटेज आपके माइंड में फिट होनी चाहिए। अभी इससे भी प्रश्न जो आएंगे, अभी परसेंटेज में लोग और भी चीज़ें देखेंगे। हो सकता है कि परसेंटेज के और अच्छे से अच्छे प्रश्न अगले सीरीज में, अगले वीडियोस में मिले। जरूरी नहीं कंटिन्यूटी हम लोग परसेंटेज चैप्टर हम लोग मिक्स पढ़ रहे हैं, अच्छे से अच्छे सवाल को रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ। और आप वीडियो को पॉज करके पहले अपने से बनाने की कोशिश करेंगे, आपसे नहीं बनेगा, फिर आप वीडियो को फिर से प्ले करेंगे और आगे जाकर के देखेंगे उसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न जो कह रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है, और ये
आपको दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, त्रिकोणमिति से बिलोंग कर रहा है, ट्रिगोनोमेट्री से बिलोंग कर रहा है और वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बिल्कुल आसान सा है, कोई अपना 10th क्लास में भी इसे पढ़ रखा होगा, बिल्कुल कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं, अप लेवल नहीं है, स्टार्टिंग लेवल का सवाल है। बोला जा रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो भाई एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर साइन 47 डिग्री, कॉस 43 डिग्री। अब अगर कोई लोग, जरूरी नहीं कि सारे लोग मैथ्स 10th क्लास की अगर बात करूँ तो डिटेल से पढ़ते ही हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। तो जो लोग नहीं पढ़े होंगे अगर, या फिर किसी लोगों को अगर याद नहीं होगा, तो उनको लग रहा होगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो मैंने निकाला था, 45 का वैल्यू निकाला था, 60 का निकाला था, 0 डिग्री निकाला था, 90 डिग्री निकाला था, बट भाई ये 47 डिग्री 43 डिग्री ये कैसे वैल्यू फाइंड होगा। तो भाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्चुअली में ये फॉर्मूला तो है नहीं, ये एक्सिस से निकलता है, 2 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री होता है, ये फॉर्मूला एक्चुअली में वहाँ से इन्वेंट होता है। 90 डिग्री वाले से 90 माइनस वाले की बात करते हैं हम लोग, तो डिटेल यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, आप एकेडमिक क्लास पढ़ नहीं रहे हो। हमें ज़रूरत यदि है तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए उस पर ध्यान देनी है। तो आप ध्यान दो, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप नोट भी कर लोगे, और अगर याद है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो आप नोट कर लोगे। 90 डिग्री वाला मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ जिसका मुझे अभी यहाँ पर ज़रूरत है। तो फॉर्मूला ये होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। कॉस में बात करेंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर 10 की बात करेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये 6 फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जो 90 डिग्री एक्सिस से हम लोग इसे फाइंड करते हैं। एक्चुअली में ये याद करने की चीज़ें है नहीं, फिलहाल आप अपने माइंड में सेट कर लो भाई जैसे करते हो। और मैं जब एक दिन ट्रिग्नोमेट्री का मैं स्पेशल नहीं होगा फॉर्मूलाज के लिए, इसमें मैं क्लास ले लूँगा जिसमें कि 250 से 300 फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे जाऊँगा, जिसको कि आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, किसी भी तरीके की नहीं, और ना उसे याद करने की ज़रूरत है। मैं इसी चैनल पर किसी दिन, जिस दिन मुझे टाइम मिला, थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊँगा, तो फिर मैं इस पर स्पेशल एक फॉर्मूलाज स्पेशल के लिए ट्रिगो स्पेशल एक वीडियो में डालूंगा, उसमें सारा फॉर्मूला रहेगा, आप समझ जाएंगे। फिलहाल अभी ध्यान देंगे। तो ऐसे ये फॉर्मूला होते हैं। तो अब देखो मैं इसे क्या कर सकता हूँ भाई, ऊपर या नीचे किसी एक के साथ आप कांड कर सकते हो। कांड क्या करना है वो ध्यान दो। कांड ये करना है कि इसे हमको चेंज करनी है, या तो ऊपर वाले को नीचे के बराबर में कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर के बराबर में कर देंगे। देखो ये बराबर कब होता है ना, एक चीज़ और आप ध्यान में रख सकते हो कि हमेशा जब इस दोनों एंगल को आप बराबर करने जाओगे, आपको दिखेगा कि दोनों को अगर ऐड कर देना तो दोनों का वैल्यू ऐड करने के बाद 90 पुर जाएगा। आप देख सकते हो 47 और 43 को अगर जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा, नो डाउट, कहीं कोई शक नहीं है इसमें। तो ध्यान दो, क्या करेंगे, ऊपर वाले को ही चेंज कर देते हैं। तो साइन 90 डिग्री में कितना डिग्री माइनस करेंगे जो 47 बच जाएगा, तो 43 माइनस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और नीचे कुछ नहीं करना है, कॉस 43 है, तो भाई 47 को 90 माइनस 43 तो लिख सकते हैं, और इसका क्या है, स्क्वायर है। चलो प्लस, अब इधर की बात करें तो वही करेंगे, कॉस 90 डिग्री में कितना माइनस कर देंगे, 47 कर देंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा, 43 बचेगा, और नीचे साइन 47 है, इसका भी स्क्वायर। फॉर्मूला आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटाता हूँ। उसके बाद -4 कॉस स्क्वायर 45, इसी का वैल्यू निकालनी है। चलो आगे देखो क्या हो जाएगा। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी मैंने यहाँ पर लिखा था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा की जगह पे यहाँ 43 है तो 43 लेंगे, और नीचे भी क्या है, कॉस 43, इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा का मान 47 अपॉन साइन 47, इसका स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू कॉस स्क्वायर 45 का 1/√2 वैल्यू होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। चलो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1, इसका स्क्वायर भी 1 ही होगा, ये भी कैंसिल होगा तो 1, स्क्वायर भी 1 होगा, प्लस सॉरी माइनस है 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 2, 2 2 जा 4, -2, और इस दोनों को ऐड करेंगे 2, 2 में 2 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। 0 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि ये आपको क्लियर वे में समझ में आया होगा। कुछ लोग फॉर्मूला के लिए डाउट में होंगे, फॉर्मूला के लिए बिल्कुल भी आप डाउट में नहीं रहेंगे।
अभी तो आपको फॉर्मूला लिख दिया मैंने, समझ में आ ही गया होगा। मैंने कहा फॉर्मूला के लिए मैं एक स्पेशल क्लास लेकर के आऊँगा, इसलिए कहीं भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इसे ध्यान दे करके समझिए। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको कि कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, वृत्त की त्रिज्या का मान क्या है। अब आप लोग को लगता होगा कि सर ग्रुप डी के सिलेबस में एडवांस का ये ज़्यादा जिक्र या फिर जीडी में एडवांस वगैरह। तो भाई देखो, कभी कभी ना ऐसी होती है कि ऐसे सिलेबस हमारे बिहार सरकार या केंद्र सरकार जो या फिर आयोग जो में सिलेबस देती है ना, उस सिलेबस से कभी कभी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगता है बिल्कुल सिलेबस का नहीं है। और ऐसा होता नहीं है, 90% केस में होता सिलेबस का है, आप समझ नहीं पाते हो। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो सिलेबस में चैप्टर नॉमिनेट किया गया है उसके अलावा भी किसी चैप्टर से दे दिया जाए। अर्थमेटिक सिर्फ बोला गया पूछेंगे, लेकिन एडवांस का जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कुछ क्वेश्चन को यदि हम लोग कर लेंगे तो कोई हानि नहीं है। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। बहुत बिल्कुल ईजी वे में से बनाना है। देखो, बोल रहा है 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखो, एडवांस की बात करें ना, और खास करके ज्योमेट्री, अगर आप एक बार अगर आप दिल से पढ़ना शुरू कर दिए ना, इतना इंटरेस्ट लगता है एडवांस को पढ़ने में, इतना इंटरेस्ट लगता है कि आप दोबारा ना, अर्थमेटिक तो आप ऐसे खत्म हो जाती है, अर्थमेटिक में कोई जान है नहीं, तो एडवांस ना आपको इस तरह से लगेगा कि ब्लड में समा जाएगा ना, कि मतलब जब पढ़े तब एडवांस ही पढ़े, और एडवांस के क्वेश्चन चुटकियों में उड़ना शुरू हो जाएगी। तो आप बस उसके लिए क्या है ना, कंसंट्रेशन और रेगुलरिटी, वीडियो पे कंसंट्रेशन बनाओ और रेगुलरिटी रखो। जरूरी नहीं कि आप किसी में या मेरे पास ही पढ़ के ऐसा करेंगे, अपने से भी आप पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ोगे रेगुलर रहो और कंसंट्रेट होके पढ़ो, कम टाइम पढ़ो लेकिन कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। चलो, इसमें क्या बोला कि एक वृत्त है और वह उसकी जो जीवा है ना, वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। एक वृत्त है, इसमें केंद्र होता है बीच, सबको पता है। ये जो वृत्त की कोई भी एक जीवा आप ले लो, और ये जीवा केंद्र पर, ये जो केंद्र है, इस केंद्र पर ये क्या करती है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा, ये जो जीवा है इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखो, ये 60 डिग्री का केंद्र पर कोण बना ली, बोला त्रिज्या का मान क्या होगा। भाई त्रिज्या किसको कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या किसको कहेंगे, तो केंद्र से लेके वृत्त के किसी भी बिंदु तक की जो दूरी होती है, इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या हुई। अच्छा, तो ये क्या हुई, ये भी तो त्रिज्या हुई। अगर यहाँ से एक इधर खींच देंगे तो क्या होगा, ये भी तो त्रिज्या कहलाएगी। तो कहने का मीन्स ये भी त्रिज्या ही है और ये भी त्रिज्या ही है, तो दोनों त्रिज्या ये वृत्त की। तो एक ही वृत्त में जो दो त्रिज्याएं क्या हुआ, अलग अलग लंबाई की होगी क्या, नहीं, बिल्कुल भी सेम होगी। तो जो लंबाई इसकी वही लंबाई इसकी, यानी कह सकते हैं कि इस दोनों की लंबाई समान है। और आप देखते हैं कि ये बन रहा था, यहाँ पर क्या बन रहा था, त्रिभुज बन रहा था, और इस त्रिभुज का ये दोनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो रही है तो उन दोनों भुजा के द्वारा बनाया गया जो कोण होगा, वो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इतना पता हमें चल गया कि ये दोनों भुजा बराबर है और इस दोनों के द्वारा ये दोनों कोण बन रहा है, इसलिए ये दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अब होगा कितना, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, जिसमें कि एक कोण यहाँ पे दिया है 60, यानी दोनों कोण मिलकर के होगा 120 और दोनों होगा बराबर। तो 120 को दो बराबर भागों में कैसे बांटेंगे भाई, तो 60 और 60, यानी ये दोनों कोण भी कितना होगा, 60 और 60। अब आपको दिख रहा है कि त्रिभुज हुआ और त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो गया। दैट मीन्स वो त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब ये समबाहु त्रिभुज हो गया तो इसकी तीनों भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ये 8 तो ये भी 8 तो ये भी 8, भाई इसमें से यही तो त्रिज्या है। तो त्रिज्या है, त्रिज्या की लंबाई बोला तो त्रिज्या की लंबाई क्या हो जाएगा, r बराबर 8 सेंटीमीटर। क्या था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आप कोशिश करोगे तो अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है, बस कंसंट्रेशन के साथ कंटिन्यू बने रहना है। तो आई होप कि आज का जो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया, वो सारा प्रश्न आपके दिमाग में फिट हो गया होगा और कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़े होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा और आपको लगता है कि इस जहरीले प्रश्नों का सामना आप भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं और करते 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 एक दिन उस लेवल पे आप चले जाएंगे कि आरआरबी ग्रुप डी हो या फिर जीडी हो, फर्स्ट अटेम्प्ट
इस बार एग्जाम देना है और इस बार निकालना है। नो डाउट कि रिजल्ट नहीं होगा, ये सारी परेशानियां नहीं रहेगी। अगर आपको मटेरियल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।